शर्म आती है जब इनके बयान सुनती हूँ। हमेशा ही फारूक अब्दुल्ला जी कुछ इस तरीके की बात करते हैं जो लगता है कि भारत की नहीं पाकिस्तान की तरफ से उनका कोई विदेश मंत्री बात कर रहा होगा। इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि एक फारूक अब्दुल्ला नहीं, इस तरीके की सोच वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको जेल की शिक्षों के पीछे होना चाहिए। जो हमारे भारत की रोटी खाता है, भारत का मुख्यमंत्री रहकर गया है किसी राज्य का, और कहता पाकिस्तान की बात है, उस टटपुंजी पाकिस्तान के परमाणु बम से हम डरेंगे? सिर्फ हमारा चेहरा देखकर खौफ खाता है वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुन के उसकी हवाइयां उड़ती हैं। आज उनके हाथ से, मुंह से वो जो दाना छीन रहे हैं ना मोदी जी, जो कश्मीरियों को मिलना चाहिए था और अकेले डकार के बैठे फारूक अब्दुल्ला और उनका परिवार, वो जो छिन रहा है सब, ये सब उसकी तड़प है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, ये माल मटेरियल हमारा कैसे होगा। परमाणु बम का नाम लेकर डराना तो दूर की बात है, फारूक अब्दुल्ला ने जो फंड खाया है उससे उसकी वाहवाही करने के लिए फारूक अब्दुल्ला को मेरा चैलेंज है। उसके पाकिस्तानी प्रवक्ता बने बैठे हो ना, आओ, मैं शबनम खान बोल रही हूँ, आ जाओ दो दो हाथ करने के लिए, देखा जाए मैं खुद पाकिस्तान में घुस के क्या कर कर आती हूँ। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, जो उनका बयान आता है पाकिस्तान को लेकर, पीओके को लेकर, अब जो है राजनाथ सिंह के इसी बयान पे भारत के ही एक पूर्व मुख्यमंत्री का एक ऐसा बयान आया जिसे सुनकर आप कहेंगे ये भारत के किसी नेता का तो बयान नहीं लग रहा है, ये वाकई पाकिस्तान के ही कोई नेता या मंत्री होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर भारत पीओके लेने जाएगा तो पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखा है, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, परमाणु बम है, वो भी पलटवार करेगा। हमारे साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट शबनम खान जी मौजूद है। इनसे हम जानते हैं आखिर फारूक अब्दुल्ला साहब का यह बयान कितना उचित है, क्योंकि बार बार देखा गया इस तरीके से, जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं, ये देख के कहीं से भी नहीं लगता कि वो भारत के जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री का ये एक बयान हो सकता है। शर्म आती है जब इनके बयान सुनती हूँ। हमेशा ही फारूक अब्दुल्ला जी कुछ इस तरीके की बात करते हैं जो लगता है कि भारत की नहीं पाकिस्तान की तरफ से उनका कोई विदेश मंत्री बात कर रहा होगा। तो मैं फारूक अब्दुल्ला जी से ये कह रही हूँ कि भारत में मुख्यमंत्री रहे हैं आप हमेशा, भारत की रोटियां खाई हैं आपने हमेशा, और आपका बेटा भी भारत में ही पैदा हुआ, भारत की पौध है आपकी सारी, और बात आप इस तरह से करते हैं जैसे पाकिस्तान का विदेश मंत्री या वहां का प्रवक्ता कुछ बोल रहा हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? इसका एक बड़ा कारण जो मैं समझती हूँ ना फारूक अब्दुल्ला जी की इस लैंग्वेज के पीछे, क्योंकि पहले की जो सत्ता रही है हमारी, पहले की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं माना, और फारूक अब्दुल्ला छपटाइप नेताओं को इतनी छूट दे रखी थी कि वो पाकिस्तानी भी समझते थे खुद को और हिंदुस्तान की रोटियां खाया करते थे। इतनी छूट कि आज भी उनकी जो बदजुबानी है, हालांकि अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अब ये सब बदतमीजी चलने नहीं दी जाती है, अब ये सब बयानबाजी को कोई ना सराहता है, हाँ सजा भी मिल सकती है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी भाषा बोलना देश के खिलाफ जहर उगलने जैसा है। तो जो हमारे देश के खिलाफ बात करता है, मैं तो बल्कि आपके माध्यम से सरकार से कह रही हूँ इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि एक फारूक अब्दुल्ला नहीं, इस तरीके की सोच वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको जेल की शिक्षों के पीछे होना चाहिए। जो हमारे भारत की रोटी खाता है, भारत का मुख्यमंत्री रहकर गया है किसी राज्य का, और कहता पाकिस्तान की बात है, तो जो भी कोई व्यक्ति चाहे आम नागरिक हो या किसी संवैधानिक पद पे रहा हो, इस तरीके की भाषा बोले, जेल के पीछे डालिए उसे, और संपत्ति भी कुर्क करिए, उसकी संपत्ति कुर्क करिए, और पाकिस्तान तक छोड़कर भी आना चाहिए हमें। जब आपको विदेश जाना होता है तो पासपोर्ट वहाँ आप इंडिया का यूज करते हैं, खाते भारत के हैं, यहाँ तक कि चुनाव भी भारत में ही लड़ते हैं, सब कुछ भारत का। लेकिन जब बात जैसे ही पाकिस्तान की होती है तो वो पाकिस्तान के लिए आपका प्रेम निकल कर क्यों सामने आ जाता है? ऐसा लगता है जैसे वाकई आप भारत के नहीं, आप पाकिस्तान के नेता हो गए। फिर मुसलमान कहते हैं हमें ऐसे कह दिया। जब ज्यादा क्वांटिटी में आप इस तरीके की बात करेंगे तो सीधा मुसलमान पे ही आरोप आएगा ना। जितने भी मुसलमानों को, चाहे सिंगर देख लीजिए, चाहे शायर देख लीजिए, कोई कविता पढ़ने वाला मुसलमान देख लीजिए, सब नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और भारत के खिलाफ बात करते हैं, सब इस तरीके की भाषा बोलते नजर आएंगे आपको। और कश्मीर तो आज 2014 के बाद आप और हम आतंकवाद से मुक्त देख रहे हैं और ऐसे चंगू मंगू नेताओं से मुक्त देख रहे हैं, वरना इनका बोलबाला रहा करता था। ये जो घुसपैठिए आया करते थे, वो जो आतंक इतना चरम सीमा पर था भारत में, हमें क्या पता कि फारूक अब्दुल्ला ही उन्हें प्रोटेक्ट करके अपने घर में रख लेते हो। कहाँ से आ जाते थे वो? आज हमारी सीमाएं इतनी ताकतवर क्यों हैं? फिर सवाल तो पूछेंगे ना, जब फारूक अब्दुल्ला की जबान पाकिस्तानी भाषा बोलेगी तो हम भी पूछेंगे क्या वो जो आतंकवाद पनपता था, क्या आपका पनपाया हुआ था? क्या वो आतंकवादी वो छुप के जो आते थे वो आप लेकर आते थे? तो आज अगर पाकिस्तान की ऐसी भाषा बोल रहे हो, मतलब
तार तार हो चुकी है इज्जत। हमारा नहीं, बड़ा मतलब फारूक अब्दुल्ला जी खत्म हो चुके हैं, राजनीति चौपट हो चुकी है, लेकिन भाषा नहीं बदल रही है। भाषा इसलिए नहीं बदल रही है, सारी जिंदगी जो फंड की हम हमेशा बात करते हैं, जो माल खाया इन लोगों ने, वो पाकिस्तान का खाया हो या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दूसरी कंट्रीज से खाया हो, ये सख्त सख्त शब्दों में कह रही हूं मैं, आप सुनवाइएगा, ये उन तक जानी चाहिए ये बात कि भारत की जनता, भारत का मुस्लिम ये सोचता है आपके लिए। आप अगर पाकिस्तान की वाहवाही करते हैं और पाकिस्तान की बात इस तरह से रखते हैं, इसका मतलब आतंकवाद को पनपाने में और उस तरीके की चरम सीमा पर पहुंचाने में, बेटियों के साथ कश्मीर की खिलवाड़ करने में आपका अहम योगदान रहा है। नहीं, हमारा सवाल इसीलिए यही है कि आज का भारत क्या वाकई परमाणु बम, एटम बम की बार बार बात की जाती है कि अगर हम पीओके की तरफ बढ़े, पाकिस्तान की तरफ बढ़े तो उनके पास परमाणु बम है, एटम बम है, तो क्या आज का भारत वाकई इन चीजों से डरता है क्या? ये तो उनकी मानसिकता है कि वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मैं बोल रही हूँ हमें ना एटम बम की जरूरत है, मैं अपने भारत की जनता की तरफ से बोल रही हूँ, ना हमें परमाणु बम की जरूरत है पाकिस्तान टुच्चे को अपने साइड लाने के लिए, उसे जीतने के लिए। हमारे भारत की सिर्फ जनता को कह दीजिए कि पाकिस्तान जीतना है, हम खुद ही जीत के ले आएंगे, ना आर्मी की जरूरत पड़ेगी, ना परमाणु बम की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और बम की जरूरत पड़ेगी। उस टटपुंजी पाकिस्तान के परमाणु बम से हम डरेंगे? सिर्फ हमारा चेहरा देखकर खौफ खाता है वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुन के उसकी हवाइयां उड़ती हैं। भारत भारत सुनते ही एक एक पाकिस्तानी की हवा खराब हो जाती है। उनके मामले में भी सुने थे कि उनके तोते उड़ गए थे। हाथ जोड़कर माफी मांगते घूमे थे कि गलती हो गई हमसे। चाहे वो अभिनंदन का मामला हो, और 2014 के बाद से मैं जिस मुद्दे पर देखती हूँ पाकिस्तान हमारे पैर पकड़ता नजर आता है। तो मैं तो अपनी आर्मी को भी साइड रख दे रही हूँ कि हमारे आर्मी वाले भाई आराम करो, भारत की जनता ही जीत लेगी पाकिस्तान को आधे घंटे के अंदर जब चाहेंगे। तो परमाणु बम, वो जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं ना, परमाणु बम का नाम लेकर डराना तो दूर की बात है। फारूक अब्दुल्ला ने जो फंड खाया है उससे, उसकी वाहवाही करने के लिए फारूक अब्दुल्ला को मेरा चैलेंज है, आ जाओ दो दो हाथ करने के लिए। उसके पाकिस्तानी प्रवक्ता बने बैठे हो ना, आओ, मैं शबनम खान बोल रही हूँ, आ जाओ दो दो हाथ करने के लिए। देखा जाए मैं खुद पाकिस्तान में घुस के क्या कर कर आती हूँ। आप लोग किस तरीके की बातें करते हो। हम भारत की जनता, हमारा इतना बड़ा जज्बा है कि हम पाकिस्तान को अकेले ही जीत कर आ जाएं, इतना बड़ा जज्बा है भारतीय में। परमाणु बम से डरना तो दूर की बात है, ये एक अकेली शबनम खान कह रही है, अभी तो मेरे पीछे जो जनता कहेगी उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, उनके इसी बयान पे पलटवार करते हुए अब उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान आया है कि देश के जितने भी विरोधी है, विपक्षी है, उनको खुश करने के लिए फारूक अब्दुल्ला इस तरीके का बयान दे रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि आप भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, किसी नफरत के मामले में भी आप किसी से भी नफरत करते हो, सत्ता से कितनी नफरत हो, नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से, किसी से कितनी नफरत हो, भारत के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे ना। भारत का व्यक्ति क्या कभी भारत के खिलाफ सोच सकता है? मेरी आपसे लड़ाई हो सकती है, मैं आपका सर ढूंढ दूं, मैं आपसे लड़ जाऊं, भिड़ जाऊं, लेकिन क्या मैं अपने भारत के खिलाफ सोच सकती हूँ? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या जम्मू कश्मीर के जितने भी विपक्ष के बड़े नेता रहे, दिक्कत यही है कि उनका बार बार कहना है, कई चीजों में उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम अपने आप को भारतीय मानते ही नहीं, हम कश्मीरी हैं, कश्मीरी है। नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने कहा था कि तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा कोई, याद करिए आप। तो ये भाषा क्या कोई भारतीय बोल सकता है? इसका मतलब इन्होंने शुरू से स्ट्रैटेजी उसी तरीके से रखी है कि हम भारत के नहीं हैं, कश्मीर हमारा एक कुछ अलग है। नहीं, इनका दिमाग चला ही उस तरह से। फिर जो हमारी केंद्र सरकार कांग्रेस की रही, हमेशा उसने उसी तरह से इनको पलने पोसने भी दिया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फंड लेना होता है, योजना लेना होता है, तो वहां अपने आप को भारतीय फिर क्यों दिखाते? विदेशों में अपने बच्चे को पढ़ाने भेजना होता है, वहां इंडियन दिखाते अपने आप को। एक चांटा तो इसी बात पर इनके मुंह पे लग जाना चाहिए कि जब आप बाहर जा रहे थे, पासपोर्ट आपने कौन सी कंट्री का दिखाया था? क्या आप किसी और कंट्री का लेकर आए थे? फारूक अब्दुल्ला ने कम फायदे लिए, आधे से ज्यादा कश्मीर को अपना बना रखा है उन्होंने। आज उनके हाथ से, मुंह से वो जो दाना छीन रहे हैं ना मोदी जी, जो कश्मीरियों को मिलना चाहिए था और अकेले डकार के बैठे फारूक अब्दुल्ला और उनका परिवार, वो जो छिन रहा है सब, ये सब उसकी तड़प है। आप उनको सोच रहे हैं कि ना वो भारतीय थे ना वो पाकिस्तानी है, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, ये माल मटेरियल हमारा कैसे होगा। तो जिसके दिमाग में हमेशा ये रहे ये वाली होटल भी हमारे नाम हो, वो वाला भी सामान हमारे नाम हो, तो वो भारत का तो दिमाग नहीं चला सकता ना भारत के प्रति। तरफ है कश्मीर में अब पत्थरबाजी बंद हो गई है, कश्मीर का युवा अब अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज की तो तरफ नहीं है कि मोदी जी ने वाकई युवाओं की आंखें खोल कर रख दी। ये तड़प नहीं, ये तो कसक है।
ये तो उनका हृदय चीत्कार करता है कि अरे हमने तो मुसलमान बच्चों को सिखाया था कि लो पत्थर और मारो, अपने भारतीय फौज पर मारो। आज बच्चे कह रहे नहीं, मैं ये नहीं सुनूंगा। कश्मीर का बच्चा कहता है आपने छोटे छोटे बच्चों से भी पत्थर लगवाए आर्मी ऑफिसर्स को, और आप याद करिए एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर पत्थर चलाने की एवज में आप उसे 500 रुपए पकड़ाते थे। आज वो बच्चा नकार रहा है आपको। आज मेरा कश्मीर का बच्चा भारतीय हूं मैं गर्व से कहता है। अभी मैं इंडिया गेट पर थोड़ा घूमने गई थी, वहां मुझे कई सारे कश्मीरी भाई मिल गए। मैंने उनसे कुछ ऐसे ही बातचीत की, उन्होंने गर्व से कहा हम बिल्कुल बदल गए हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। मेरा दिल सुन के गदगद हो गया। पहले कोई कश्मीरी मिलता था, पहले तो हमें ही डर लगता था उससे बात करने में कि हम कुछ बात करेंगे और कुछ और ना फसाद पैदा हो जाए। आज कश्मीरी बच्चे जितने मिलते हैं, जो हमारे पूरे दिल्ली में भी बहुत सारे रहते हैं, काम करने वाले शॉल जो बेचने आते हैं, उन तक की मैं बात बता रही हूँ। तो अब हम बड़े आराम से हैं, अब हमें डर भी नहीं लगता कश्मीर में। क्योंकि डरा किसने रखा था आप समझिए, डरा इन चंगू मंगू नेताओं ने रखा था ताकि सारी कश्मीरी पब्लिक हमारे कब्जे में रहे और जितना माल मटेरियल कश्मीर का मजा उठाने वाली चीजें उसका मजा हम लेते रहें। फारूक अब्दुल्ला के परिवार की तरफ इशारा है मेरा सीधा सीधा। तो फारूक अब्दुल्ला अपने मजे की वजह से जो उनके हाथों से छिन गया है, उसकी वजह से हमारे भारत को कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हिम्मत इतनी भी नहीं है। ये बयानबाजी करने के बाद उन्हें ये भी पता है कि पीछे उनके जो जेल की सलाखें हैं ना, वो भी वेट कर रही हैं, वहां भी डाले जा सकते हैं। ये फारूक अब्दुल्ला नहीं, ये हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। भारत के खिलाफ अगर किसी ने एक बात बोली तो सजा उसकी उसको पता होनी चाहिए। बिल्कुल सजा उसको उसकी पता होनी चाहिए। लेकिन ये जो प्रेम है ये वन साइडेड प्रेम नहीं है, ये दोनों तरफ से प्रेम देखने को मिला। पाकिस्तान में जो मंत्री है फवाद चौधरी, उनकी तरफ से बयान आता है कि भारत में राहुल गांधी को अब जिताइए, कांग्रेस पार्टी यहाँ जीतना चाहिए, मोदी जी को वहाँ पे हराइए। तो कहीं ना कहीं ये हाँ, ताकि आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि भारत को खोखला किया जा सके। अब आप देख रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी और विपक्ष के जितने नेता हैं, प्लस पाकिस्तान का फवाद चौधरी, इन सब के बयान आपको सिमिलर नजर आएंगे। भारत की बात करता कोई नजर नहीं ये आएगा। रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है आतंकवाद का रिश्ता। ये रिश्ता कहलाता है भारत में फूट डालो और राज करो का रिश्ता। ये रिश्ता कहलाता है वो जो माल मटेरियल का हम मजा लिया करते थे वो हमारे पास ही तक सीमित रहे, गरीब जनता तक ना पहुंच जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो एक एक जो पीछे लाइन में खड़ा है उसको भी आगे लेकर आएंगे। इनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लड़ना आसान नहीं है। उस व्यक्ति ने आज हमें इतना सब दे दिया है कि आप मतलब मैं तराजू ले लूं ना और एक साइड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिठा दूं और एक साइड चंगू मंगू सारे नेताओं को बिठा दूं और चंगू मंगुओं के पक्षों को भी बिठा दूं जो उनका पक्ष लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तराजू बहुत ऊंचा है। ये मैं सिर्फ राम मंदिर की वजह से नहीं कह रही हूँ, आप और हमने कश्मीर में भी देखा है। कश्मीर में मैंने कश्मीरियों को तिल तिल मरते भी देखा है, मैंने कश्मीरी भाइयों को आतंकवादी बनते भी देखा है। मैंने उन बहनों की पीड़ित जो बहनें थीं जिनका बलात्कार किया जाता था, कौन करता था आपको पता है? विपक्षियों ने आर्मी तक को बदनाम करने की कोशिश की है। विपक्षी इतने खतरनाक हैं भारत के लिए। मैं आपके माध्यम से भारत की जनता को बोल रही हूँ, भारे के पत्थरबाज रहते मैं हैं। आपको बोल रही हूँ, एक वोट देने की कोशिश ना करे कोई भारतीय। इनको ध्यान रखें कि हमारे देश में जितना कुछ हुआ है, जितना घटा है, जितने हमारे आर्मी ऑफिसर्स की जान गई है, हमारे बच्चे शहीद हुए, ये सब इन्हीं की देन थी। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए 100% कोई चीज नहीं रोकी जा सकती क्योंकि इस तरीके के उनको सहयोग करने वाले बैठे हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि एक भी वोट विपक्षियों को नहीं जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते हुए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करो। ये मैं आपके माध्यम से जन जन से कह रही हूँ और गर्व से कह रही हूँ। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रूप देखती हूँ और भारत के प्रति जो उनका जो आदर और काम करने का तरीका देखती हूँ, ये मैं इसलिए आपके माध्यम से जनता से ये अपील कर रही हूँ। आपने आतंकी घटनाओं का जिक्र किया। बीते दिनों पुंछ में एयरफोर्स के जो काफिले पे वहां अटैक होता है, एक तरफ से विपक्ष जो है बड़ा बड़ा आरोप लगा रहा है कि हमने पहले ही कहा था लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं उनका इशारा है बीजेपी की तरफ कि ये जो भी देश में आतंकी घटनाएं अब जो अगर होगी या सामने आती है, वो बीजेपी एक प्री प्लान्ड वे के तहत बीजेपी करवा रही है। तो अपने ही देश के एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतना बड़ा आरोप, एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाना, ये विपक्ष की कैसी राजनीति है? नहीं, ये विपक्ष की ऐसी राजनीति है कि विपक्ष जनता को दिग्भ्रमित करना चाहता है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी की वोट पाने के लिए
कि देखो हमने आपके लिए बड़ी बात कही, जबकि आप आतंकवादियों का सहयोग कर रहे हैं ये सब कह के, आप आतंकवाद को सहयोग दे रहे हैं ऐसी बात करके। तो मैं बोल रही हूँ कि भारत के मुसलमान को भी जागरूक होना पड़ेगा, भारत के मुसलमान को भी समझना होगा कि ये हमारा नाम ले लेके हमें क्या देते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देते हैं। हमें कहते हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो दलितों से भी पिछड़ा बताती है। मैं तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही एक सवाल पूछ लूँ ना तो एक भी विपक्षी सामने नहीं टिकेगा, बुला लीजिए किसी दिन डिबेट में सबको। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, जो हमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मिली थी कि मुसलमान दलितों से पिछड़ा, आपने क्या किया हमारे लिए? सिर्फ इतना ही सवाल पूछ लीजिए। अगर एक कोई कांग्रेसी नेता जवाब दे जाए तो मुझे बता दीजिएगा। तो मुसलमानों को भी इनसे सावधान रहने की जरूरत है। कश्मीर भारत का था, किसी नेता को इतनी औकात नहीं है कि वो इस तरीके की बातें करे और घूमता नजर आए। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह रही हूँ, फारूक अब्दुल्ला को अरेस्ट किया जाना चाहिए। ऐसे बयान देने पर अरेस्ट होना चाहिए, संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, और जब तक इनको नजीर पेश नहीं होगी कि हम अगर ऐसी बात बोलेंगे तो हमारे लिए जेल के सलाखें खुली हैं, तब तक कोई ना कोई इस तरह से भौंकता रहेगा। तब तो देश में लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, तानाशाही हो जाएगी सरकार की अगर फारूक अब्दुल्ला के घर। कैसे कैसे तानाशाही? आप भारत के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे और हम आपको खुला छोड़ दें? पक्ष एकजुट हो जाएगा तो गले में पट्टा ना डालें आपके, आप पट्टा डाल के आपको सही जगह ना बांधा जाए जहां आप भारत के खिलाफ बोलेंगे। विपक्षी तो अभी भी एक हैं, अभी भी आप फारूक अब्दुल्ला का बयान पूछ लीजिए, सारे वाह वाह करते नजर आएंगे। एक भी कोई नेता ये खड़े होकर नहीं कहेगा कि नहीं गलत कहा। कश्मीर स्पीच का रोना रोना शुरू कर देंगे। उनके रोना रोने से पर मत जाइए आप, विपक्ष का तो काम ही है रोना रोना, उनका तो विलाप करना काम है। जनता का काम है अवेयर होके सोचना, जनता का काम है आंखें और दिमाग खुला रख के देखना हमारे भारत के खिलाफ बोल रहा है वो, और सूली तक टकवा कर आना भी हम सबका ही काम है, जो हम सबको आवाज उठानी चाहिए। मैम, आपने कहा है कि ये एक मुस्लिम कम्युनिटी को बरगलाने के लिए इस तरीके का बयान दिए जाते हैं, लेकिन क्या भारत का जो मुस्लिम समाज है इस वक्त इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि क्या अनपढ़ है? क्या वो अपने आप में इतनी समझ नहीं है कि वो नहीं समझ पा रहा है ये बरगलाने के लिए, हमें भटकाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं? देखिए, मुसलमानों को बड़ा बदलाव आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी समय लगेगा। 60-65 साल इनके चंगुल में रहे हैं, 60-65 साल इन्हीं की बातें सुन सुन के आगे बढ़े हैं, 60-65 साल उन्हीं टटपूंजी मुस्लिम नेताओं को देखा है जिन्होंने गलत दिशा दिखाई है। कुछ समय तो लगेगा ना बदलने में, तो बदल रहा है। आने वाला भविष्य जो मुसलमानों का होगा बहुत बड़े बदलाव की तरफ जाएगा, और इस तरीके के नेताओं को मुसलमान ही जेल में डलवा कर आएंगे। आप देखते रहिए, थोड़ा समय बदल जाने दीजिए। अभी भी मुसलमान को थोड़ा जागरूक होने में समय लग रहा है, क्योंकि ये डराते हैं कि मोदी जी आ गए तो फलाना हो जाएगा, मुसलमान एनआरसी आ जाएगी भगा दिया जाएगा। जबकि मैं 1000 बार मुसलमानों को अवेयर कर चुकी हूँ, सीए एनआरसी का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। अभी एक नया ट्रेंड चला है डराने का इनको कि अगर 2024 में मोदी जी फिर आते हैं तो चुनाव ही बंद हो जाएंगे देश में। ऐसा क्या हो सकता है? आप ही सोच कर देखिए। यह संभव है। इतनी तो अकल खुद को भी होती है कि एक बात हमें डराने के लिए कही जा रही है, या आंखें खुली रखिए, संविधान है, देश का कानून है, सब चीजें काम कर रही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि फिर जीतने किसी को ना दे पब्लिक।